अनिरुद्ध, कितना स्कोर आया? मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूं। एक सेकंड रुको। तो बता बेटा। हाँ पापा, मैं फेल हो गया। कितनी शर्म की बात है। ये तुम्हारी तीसरी बैक है। लेकिन डैड, बस अब मैं तुम्हें हॉस्टल भेज रहा हूं। चिंता मत करो विनोद, हमने अनिरुद्ध जैसे बहुत स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। मुझे यकीन नहीं होता इसकी तीसरी बैक है। सोच सकते हो, उसकी मां के एक्सीडेंट के बाद सब कुछ मेरे ऊपर आ गया था। मैं हमेशा इसके लिए सख्त रहा, लेकिन खैर छोड़ो, मैं समझ सकता हूं। हम इसे संभाल लेंगे। बस कभी हॉस्टल आकर मिल जाना। दरवाजे के पीछे खड़े होकर मैं सब सुन रहा था। मुझे खुद पर गिल्ट हो रहा था। मैंने मेहनत की थी, मैंने नींद तक छोड़ी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि बोर्ड सेंटर पर कुछ पैसों में चीट्स मिल रही थीं। मैं भी कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, और इसी वजह से मैं फेल हो गया। लेकिन अब ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। फिर भी गलती मेरी कहाँ थी? मैं कोई बड़े अमीर परिवार से भी नहीं था। तभी डैड कमरे में आए। कल तुम्हें हॉस्टल जाना है। बस कुछ एडमिशन की फॉर्मेलिटी बची है। कोई दिक्कत है? मैंने कहा, नहीं। इतना बोलकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने डैड की आवाज सुनी, अनिरुद्ध, वो बैग उठाओ और ऑफिस में आओ। मैंने अपने कपड़ों और सामान से भरा बैग उठाया और ऑफिस की तरफ चल पड़ा। तो ये है आपका बेटा अनिरुद्ध। प्रिंसिपल ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। चिंता मत कीजिए, हमने इससे भी ज्यादा ईगो वाले और बिगड़े हुए स्टूडेंट्स को डिसिप्लिन सिखाया है। बस इसकी जिम्मेदारी हमें दे दीजिए। उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा। मैंने भी उनकी तरफ देखा। मैं उनसे क्यों डरूं? मैंने मन ही मन कहा, देखो इस लड़के को, कैसे घूर रहा है मुझे। उन्होंने धीरे से कहा, मिस्टर विनोद, अब आप जा सकते हैं। हम इसका ध्यान रख लेंगे। डैड ने मेरी तरफ देखा। फिर हम दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए। कार के पास पहुंचकर उन्होंने आखिरी बार कहा, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। यही मेरी आखिरी इच्छा है तुमसे। आखिरी इच्छा? उसका क्या मतलब था? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही वो कार में बैठे और चले गए। पहली बार मुझे अंदर से अजीब सा खालीपन हुआ। तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं पलटा। वो प्रिंसिपल था। अब वो जा चुका है। उसने मेरी तरफ एक चाबी फेंकी। ये तुम्हारे हॉल की चाबी है। मैंने चाबी पकड़ ली। सच कहूं तो मुझे वो बूढ़ा प्रिंसिपल बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। मैंने चाबी जेब में रखी और हॉस्टल के लंबे हॉलवे में चलने लगा। हॉस्टल जंगल के किनारे बना था। चारों तरफ अजीब सी शांति थी। तभी पीछे से आवाज आई, ओए फेलियर, इधर आ। मैंने मुड़कर देखा। 5 से 6 लड़कों का एक ग्रुप मेरी तरफ देख रहा था। नाम क्या है तेरा? उनमें से एक ने पूछा। अनिरुद्ध। और एक पढ़ाकू आ गया, यहां क्यों आया है ये बता। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस तीसरी बार बैक लग गई। इतना सुनते ही सब हंसने लगे। अरे भाई, ये अपने जैसा ही निकला, उनमें से एक बोला। फिर उसने अपने बगल वाले लड़के की तरफ देखा। निखिल, इसे पूरा एरिया दिखा दे, चल मेरे साथ। निखिल बोला। मैं उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद वो वॉशरूम के सामने रुका। मैं अभी आता हूं, कहीं मत जाना। इतना कहकर वो अंदर चला गया। मैं बाहर खड़ा होकर आसपास देखने लगा। ये जगह सच में अजीब थी। तभी पीछे से आवाज आई, हे, न्यू एडमिशन। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक लड़का खड़ा था, चश्मा पहने हुए, पूरा पढ़ाकू टाइप। मैं अनिकेत। तुम? अनिरुद्ध। उसने पूछा। हॉल नंबर? हॉल 5।
उसका चेहरा अचानक चमक गया। सच में, मैं भी वही हूं। अच्छा है। हम बात ही कर रहे थे कि अचानक निखिल की आवाज आई। ओए, तू बाहर क्या कर रहा है? वो तेज कदमों से हमारी तरफ आया। किससे बात कर रहा है? मैंने सामने उंगली की। इससे। अनिकेत। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं कुछ सेकंड तक खाली जगह को देखता रहा। रुको, अभी तो यही था, मैंने धीरे से कहा। क्या बकवास कर रहा है? निखिल ने पूछा। मैं फिर उस जगह को देखने लगा। अनिकेत सच में गायब हो चुका था। किसी से बात मत किया कर बिना पूछे, निखिल ने गंभीर चेहरे से कहा। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि मैंने कहा है। तू नया है और मैं सीनियर हूं। मैंने कुछ नहीं कहा। चल। वो आगे बढ़ गया। मैं उसके पीछे चलने लगा। कुछ देर बाद हम हॉल 5 के सामने थे। मैं अंदर गया और जो देखा उससे मैं थोड़ा रुक गया। वहां बैठे लड़के किसी स्टूडेंट से ज्यादा गुनहगार लग रहे थे। कुछ लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ लोग आपस अपना बात कर रहे थे, और कुछ बस चुपचाप मुझे देख रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। मैं बस निखिल के पीछे चलता रहा। सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने धीरे से पूछा। निखिल अचानक रुक गया। फिर उसने पूरी हॉल में जोर से कहा। क्या दिक्कत है तुम लोगों को? नया एडमिशन है, ऐसे मत घूरो इसे। इतना सुनते ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा और अचानक ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैं मन में बोला, ये क्या था भाई? कुछ देर बाद वही ग्रुप भी हॉल में आ गया, लेकिन उनमें अनिकेत नहीं था। मैंने पूरी हॉल में नजर दौड़ाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन अनिकेत कहीं नहीं दिखा। लगभग शाम के 4 से 5 बजे होंगे। मैं बाहर बेंच पर बैठा था। मैं अकेला रहना चाहता था, लेकिन वो ग्रुप पता नहीं क्यों हमेशा मेरे आसपास ही रहता था। वो मुझसे बात भी नहीं कर रहे थे, बस जैसे मुझे देख रहे हों या शायद मेरा पीछा कर रहे हों। तभी ऊपर की तरफ से एक घंटी की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। ये क्या था? मैंने खुद से पूछा। तभी मुझे निखिल की बात याद आई। ओए अनिरुद्ध, जब भी एक घंटी बजे ना, तो समझ जाना कि तुम्हें हॉल के अंदर होना है। मैंने उससे पहले पूछा भी था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया था। बस इतना कहा था, घंटी कभी भी बज सकती है, और उसके बाद तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट होंगे। सिर्फ 10 मिनट। मैं बेंच से उठा और हॉल की तरफ चलने लगा। अजीब बात यह थी कि पूरा एरिया अचानक शांत हो गया था। बाहर कोई नहीं था, बस अलग अलग हॉल के अंदर से आवाजें आ रही थीं। मैं अपने बेड पर बैठ गया और आसपास देखने लगा। तभी घंटी फिर से बजी, लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले से ज्यादा भारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये बता रही हो कि समय खत्म हो चुका है। कुछ ही देर बाद एक काले मास्क वाला आदमी हॉल के अंदर आया। उसने चारों तरफ देखा और पूछा, क्या कोई बाहर है? किसी ने जवाब नहीं दिया। वो ग्रुप भी चुप था, मैं भी चुप था। फिर उसने दोबारा पूछा, क्या कोई बाहर है? पूरा हॉल शांत था। मैं उस ग्रुप की तरफ देख रहा था। पहले जो लोग हंस रहे थे, अब उनके चेहरे पर कोई मजाक नहीं था। सब चुप थे। तभी मुझे बाहर से एक आवाज सुनाई दी। सॉरी, मैं बाथरूम में था। ये अनिकेत की आवाज थी। मैं तुरंत सीधा बैठ गया। वो सच में बाहर था। फिर उस मास्क वाले आदमी की भारी आवाज आई। रूल 139 क्या है? कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर अनिकेत बोला, रूल 139, सही टाइम पर हॉल के अंदर होना। बहुत बढ़िया। उस आदमी ने कहा, तो तुम्हें पता था, फिर भी तुमने रूल तोड़ा? नहीं सर, मैं बस
उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी। अचानक उसकी चीख सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके बाल पकड़ लिए हों। मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आवाज सब बता रही थी। सर प्लीज, एक मौका, मैं दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला, बस एक बात कही, डिटेंशन रूम का समय आ गया है। उसके बाद घसीटे जाने की आवाज आई। अनिकेत चीख रहा था, रो रहा था, और धीरे धीरे उसकी आवाज दूर होती चली गई। पूरा हॉल पत्थर की तरह चुप था। मेरे हाथों पर सच में गूसबम्प्स आ गए थे। मैं समझ नहीं पा रहा था, एक रूल तोड़ने पर ऐसा कौन करता है। तभी किसी ने आवाज लगाई, ओए न्यू एडमिशन। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, इधर आ, और घबराना मत, ये यहां नॉर्मल है। नॉर्मल। मेरे दिमाग में सिर्फ यही शब्द घूम रहा था। लेकिन फिर भी मैं उनके पास चला गया। वहां लगभग 20 से 25 लड़के खड़े थे, और वो ग्रुप भी वही था जिससे मैं पहले मिला था। उनमें से एक लड़का आगे आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मेरा नाम विकास। मैंने उससे हाथ मिला लिया। लेकिन अगले ही पल उसने पूछा, नशे करता है? मैं कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। नहीं। वो मुस्कुराया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला और दो चीजें बाहर निकालीं, एक लाइटर और एक तेज कटर। मैंने भौंहें चढ़ा दी। ये क्या है? विकास हंसा। चुन। अगर हमारे ग्रुप में रहना है तो नशे कर, और अगर नहीं करना। उसने कटर मेरी तरफ बढ़ाया, तो इससे अपने ऊपर कट लगा ले। कुछ सेकंड के लिए मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो गया। दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथों में पसीना आने लगा। चल चुन, शर्मा मत। मैंने आसपास देखा। तभी मेरी नजर नीलेश पर पड़ी, और अचानक उसकी एक बात याद आ गई। घंटी बजने के बाद उसने मुझसे कहा था, अगर कभी कोई तुझे लाइटर और कटर में से चुनने को बोले तो लाइटर चुन, अगर यहां जिंदा रहना है तो। उस समय मैंने उससे पूछा था, तू क्या बकवास कर रहा है? और उसने सिर्फ इतना कहा था, बाद में समझ जाएगा। मेरा पहला विचार था, मैं आखिर फंसा कहा हूं। लेकिन फिर मैंने गहरी सांस ली और विकास के हाथ से लाइटर उठा लिया। सिगरेट दे अब, मैंने कहा। कुछ सेकंड के लिए सब मुझे देखने लगे, फिर अचानक हंस पड़े। क्या? मैंने पूछा। विकास हंसते हुए बोला, तुझे सच में लगता है मैं यहां पान की दुकान चलाता हूं? इस नरक जैसे हॉस्टल में? मैं कुछ समझ नहीं पाया। तो फिर लाइटर का मतलब क्या था? मैंने पूछा। विकास मुस्कुराया, वो बाद में समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ, तू अब हमारे ग्रुप का हिस्सा है। ठीक है। हालांकि मुझे कुछ भी समझ नहीं आया था, लेकिन मैंने ऐसा दिखाया जैसे सब समझ गया हूं। तभी किसी ने लोहे के गेट पर जोर से मारा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फिर बाहर से एक भारी आवाज आई, अंदर क्या चल रहा है? ये हॉस्टल है, तुम लोगों का घर नहीं। कोई कुछ नहीं बोला। तुम लोगों ने खाना खा लिया, अब सो जाओ। और याद रखना, मैं कभी भी हॉल में आ सकता हूं। अगर किसी को जागते हुए देखा तो सजा के लिए तैयार रहना। फिर सब शांत हो गया। कुछ सेकंड तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर विकास धीरे से बोला, चलो, बाकी बातें कल करेंगे, आज के लिए इतना काफी है। सब अपने अपने बेड पर जाने लगे। मैं भी ऊपर अपने बेड पर चढ़ गया। लेकिन दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। अनिकेत कौन था? डिटेंशन रूम क्या है? और ये लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। आखिरकार मैं भी लेट गया, और कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई। आधी रात को अचानक एक डरावने सपने से उठ गया। मेरी सांस तेज चल रही थी। मैंने आसपास देखा।
पूरा हॉल सो रहा था। मुझे समय नहीं पता था, क्योंकि मेरे पास ना फोन था ना घड़ी। मैं फिर से सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी एहसास हुआ मुझे बाथरूम जाना है। मैं बेड से नीचे उतरा, लेकिन तभी मुझे याद आया, गेट तो रात में लॉक कर दिया जाता है। मैं गेट के पास गया और हाथ लगाकर देखा। जैसा सोचा था, लोहे की चेन लगी हुई थी। कमाल है यार, मैंने धीरे से कहा। अब मैं बाहर कैसे जाऊं? मैंने चेन को ध्यान से देखा। दरवाजे के बीच में एक छोटा सा गैप था। अगर कोई पतली चीज अंदर डाल दे तो शायद चेन खोली जा सकती थी, लेकिन मेरे पास ऐसी कौन सी चीज थी? मैं नीचे झुककर फर्श देखने लगा। कुछ नहीं मिला। फिर अचानक मुझे याद आया, कटर। वही कटर जो विकास ने दिखाया था। मैं धीरे से उसके बेड के पास गया। ओए! कोई जवाब नहीं। ओए विकास! इस बार उसने आंखें खोलीं। क्या हुआ? उसने नींद में पूछा। बाथरूम जाना है। कुछ सेकंड तक वो मुझे घूरता रहा, फिर बोला, सही में? हाँ। दरवाजा बंद है, पता है, इसलिए कटर चाहिए। उसके चेहरे पर अजीब सा भाव आया। तू बाहर जाएगा? हाँ। पागल है क्या? मैंने कंधे उचका दिए। भाई, जाना जरूरी है। वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर जेब से कटर निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। ले, और बाहर कोई गड़बड़ मत करना। मैंने कटर लिया और गेट के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने कटर खोला, धीरे धीरे उसे दरवाजे के गैप के अंदर डाला। पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार। आखिरकार चेन हिल गई। हो गया, मैंने धीरे से कहा। कुछ और कोशिशों के बाद आखिरकार चेन खुल गई। मैंने बहुत धीरे से गेट सरकाया। मैं तुरंत रुक गया। आजू बाजू देखा तो सब अभी भी सो रहे थे। मैंने चेन की सांस ली और बाहर निकल गया। बाहर का हॉलवे पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अंधेरा, खामोशी और सिर्फ मेरी सांसों की आवाज। मैं धीरे धीरे बाथरूम की तरफ चलने लगा। कुछ मिनट बाद मैं वापस लौट रहा था। तभी मेरी नजर एक सीढ़ी पर पड़ी। मैं रुक गया। ये पहले यहां थी क्या? मैंने खुद से पूछा। सीढ़ी ऊपर जा रही थी और उसके बगल की दीवार पर कुछ लिखा था, डिटेंशन रूम। मेरे शरीर में एक अजीब सी फीलिंग हुई। रुको, मैं तो पहले यहां से आया था। फिर ये सीढ़ियां कहां से आईं? मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा। मेरे दिमाग का एक हिस्सा कह रहा था, भाग यहां से, लेकिन दूसरा हिस्सा कह रहा था, यही मौका है, जान ले। डिटेंशन रूम आखिर है क्या? मैंने ऊपर देखा। पूरा रास्ता अंधेरे में गायब हो रहा था। फिर भी मैंने पहला कदम रखा, फिर दूसरा, और धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी जगह जा रहा हूं जहां मुझे नहीं होना चाहिए। मैं सीढ़ियां चढ़ता रहा। पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर, लेकिन सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। अब मुझे लगने लगा था कि मैं बहुत ऊपर आ चुका हूं। फिर अचानक सीढ़ियां खत्म हो गईं। मेरे सामने एक बड़ा सा दरवाजा था, पूरा लोहे का, और उसके ऊपर एक बोर्ड लगा था, 150 रूल्स। मेरा दिल एक सेकंड के लिए रुक गया। 150? लेकिन विकास तो 140 बोल रहा था। मैं दरवाजे के पास गया। वहां एक बड़ा चार्ट टंगा हुआ था। मैंने पढ़ना शुरू किया। रूल 133, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी शार्प ऑब्जेक्ट्स। रूल 140, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू सी डिटेंशन रूम विदाउट प्रिंसिपल। रूल 144, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू गो बाथरूम एट मिडनाइट। रूल 149, स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू वॉक आउटसाइड एट नाइट। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने नीचे देखा। मेरी जेब में अभी भी कटर था। मतलब मैं एक नहीं, दो नहीं, 4 नियम तोड़ चुका था। मैं पीछे हट गया। नहीं, 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 मुझे तुरंत नीचे जाना था। तभी मेरी नजर आखिरी लाइन पर पड़ी।
रूल 150 नेवर डिस्कस अबाउट रूल्स विद स्टूडेंट्स। मैंने वहीं जम गया। मैं यहां एक सेकंड भी नहीं रुकने वाला। मैं पलटा और सीढ़ियों की तरफ भागा। मुझे अब सिर्फ एक ही चीज करनी थी, अपने हॉल में वापस पहुंचना। मैं तेजी से नीचे उतरता गया। इस बार मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। कुछ देर बाद आखिरकार मुझे अपना हॉलवे दिखाई दिया। मैंने राहत की सांस ली। मैं धीरे से गेट के पास पहुंचा। चेन अभी भी खुली हुई थी। मैं अंदर घुसा और जैसे था वैसे ही गेट बंद करके चेन लगा दी। फिर मैं धीरे धीरे अपने बेड की तरफ गया। विकास अभी भी सो रहा था, बाकी सब भी। मैंने कटर वापस उसकी जेब में रख दिया और अपने बेड पर चढ़ गया। मेरे दिमाग में सिर्फ वही 150 नियम घूम रहे थे, लेकिन अभी मैं किसी से कुछ पूछने वाला नहीं था। मैं कल विकास से सब पूछूंगा। यही सोचकर मैंने आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नींद आ गई। उठ भाई। मैं एकदम से उठ बैठा। मेरे सामने विकास, नीलेश और बाकी लड़के खड़े थे, लेकिन उनके पीछे एक और आदमी खड़ा था। प्रिंसिपल। गुड मॉर्निंग, उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उठो, ब्रश करो। मैं अभी भी आधा सोया हुआ था। और चिल करो, उसने कहा। मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं कुछ बोलता उससे पहले वो मुस्कुराया और बोला, रूल्स अपनी जगह है, लेकिन अपनी मस्ती को रूल्स की वजह से खराब मत होने देना। इतना कहकर वो मुस्कुराया और चला गया। मैं कुछ सेकंड तक उसे जाता हुआ देखता रहा। कितना अजीब आदमी है। मैं बैग से ब्रश निकालने लगा। तभी मुझे अंदर कुछ महसूस हुआ। एक सफेद चिट। मैंने उसे बाहर निकाला। कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। ये कब आया? मैंने धीरे से कहा, लेकिन अभी देर हो रही थी। मैंने चिट वापस बैग में रख दी और ब्रश करने चला गया। वैसे भी अभी मेरा दिमाग पहले से ही बहुत चीजों से भरा हुआ था। 150 नियम, डिटेंशन रूम और वो अजीब सी सीढ़ियां। मैंने सोचा बाद में देख लूंगा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, जैसे हर दिन निकलता होगा। लेकिन मेरे लिए सब कुछ अलग था। मैं बार बार उसी चिट के बारे में सोच रहा था। आखिर वो मेरे बैग में आई कहां से? मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा था। फिर आखिरकार शाम का समय आया। बेल बजी। सारे लोग वापस हॉल में आ गए। कुछ देर बाद वही मास्क वाला आदमी आया और हमेशा की तरह कुछ देर रुककर चला गया। उसके जाते ही मैं सीधा विकास के पास गया। विकास। वो मेरी तरफ देखने लगा। हाँ, क्या हुआ? मैंने बिना कुछ सोचे पूछा। तूने मुझे नियमों के बारे में क्यों नहीं बताया? और मेरे बैग में वो सफेद चिट तूने रखी थी क्या? मेरी बात सुनते ही पूरा हॉल मेरी तरफ देखने लगा। सबके चेहरे पर अजीब सा कंफ्यूजन था। विकास कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, भाई सीरियसली, मैं यहां 2 साल से हूं और मुझे खुद सारे नियम नहीं पता। मैं सिर्फ 139 और 140 जानता हूं। कोई भी कभी सारे नियम जानने की कोशिश नहीं करता। भगवान की कसम। फिर उसने कहा, और कौन सी चिट? मुझे नहीं पता तू क्या बोल रहा है। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से 150 नियम देखे थे। मैंने बोला नहीं कुछ। तभी नीलेश हमारे पास आके बोला, सच्चाई ये है कि किसी को नहीं पता डिटेंशन रूम आखिर है कहा। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। फिर वो बोला, और जो भी नियम तोड़ता है उसे 2 हफ्तों के लिए डिटेंशन रूम में बंद कर दिया जाता है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। अब मुझे समझ आ रहा था कि ये नियम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। लेकिन उन 10 नियमों का क्या? मैं कुछ बोलने वाला था, पर उससे पहले मुझे वो सफेद चिट याद आई। मैंने धीरे से कहा, वैसे उस चिट का क्या? मुझे तो वो आज सुबह मिली थी, जब मैं पानी के छींटे से उठा था। किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने अपना बैग उठाया, जिप खोली और सफेद चिट बाहर निकाली। इस बार मैं उसे खोलने वाला था। धीरे धीरे मैंने उसे खोलना शुरू किया।
जितना वो खुल रही थी उतना ही मेरे अंदर अजीब सा डर बढ़ रहा था। आखिरकार पूरा कागज खुल गया। वो कोई चिट नहीं थी, वो एक लेटर था और उसके ऊपर लिखा था, अनिरुद्ध, जब तुम ये लेटर पढ़ रहे होगे तब शायद मैं तुम्हारे पास ना रहूं। मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टरों ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने भी बहुत गलतियां की थीं। मैं भी गलत दोस्तों के साथ घूमता था। मैं भी पढ़ाई में फेल हुआ था, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे दूसरा मौका नहीं दिया। उन्होंने मुझे मजदूरी पर भेज दिया, बर्तन धोए, सीमेंट की बोरियां उठाईं और बहुत कुछ किया। लेकिन मैंने तुम्हारे साथ वैसा नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा था कि एक दिन तुम खुद समझ जाओगे। तुम फेल हुए हो, लेकिन तुमने चीटिंग नहीं की, और यही बात मुझे तुम पर गर्व करवाती है। सफलता को पकड़ लो बेटा, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। और हाँ, तुम्हारे प्रिंसिपल मेरे क्लासमेट है। वो बाहर से नारियल जैसे सख्त है, लेकिन अंदर से उतने ही नरम। वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मेरी बस एक आखिरी इच्छा है, मैं अपने बेटे को अपने पैरों पर खड़ा हुआ देखना चाहता हूं। तुम्हारा पिता। लेटर खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं। मेरी आंखें उसी कागज पर रुकी रहीं। अब मुझे सब समझ आ रहा था। डैड ने जाते वक्त आखिरी इच्छा क्यों कहा था, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर इस हॉस्टल में सिर्फ 140 नियम हैं, तो फिर मैंने 150 नियम कहाँ देखे थे? और वो 10 नियम आखिर थे क्या? लेकिन एक बात मेरे दिमाग में आ गई कि जो चीज हम जैसे सोचते हैं वैसी वो नहीं रहती।